हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की भौतिक गुण, क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th का हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए भौतिक गुण ही ऐसा गुण है जो कि बाहरी संरचना या अणु के या यौगिक के बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, उसके साथ किस तरह का हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है उसका भौतिक गुण। नहीं तो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण उसके क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज भौतिक गुण। तो चलिए हम एक के बाद एक भौतिक गुण पढ़ते हैं। सबसे पहला हम उसका देखेंगे कि भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था सामान्यतः यह कैसा होता है, सामान्यतः देखा जाए तो ये गैसीय रूप में होते हैं, लेकिन भौतिक अवस्था भी ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, हमको मालूम है, ठोस, द्रव और गैस। जो निम्न सदस्य होते हैं। अब निम्न सदस्य का मतलब, जो निम्न सदस्य होते हैं जैसे जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जैसे कार्बन 1, हाँ, या 2, 3, 4, 5, यानी जिन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है उनको हम हेलो एल्केन के निम्न सदस्य के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए CH3, Cl, C2H5, Cl, तो ये सभी गैसीय अवस्था होती है। और जैसे जैसे निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं, यानी हायर मेंबर, उच्च सदस्य हायर मेंबर की ओर बढ़ते हैं, तब इसकी अवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होके पहले द्रव और द्रव के बाद और उच्च सदस्य पे आए, तब वो बन जाता है ठोस। ठीक है, तो ये हो गया उसकी भौतिक अवस्था। लोअर मेंबर जो है वो गैस रूप पे रहेगा, गैस। फिर उससे अधिक, यानी कार्बन 1 से कार्बन 6, 7, 8 तक का गैस। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 8, 9 से फिर 12, 13 तक का द्रव। और फिर 12, 13 से ऊपर जितने भी यौगिक होंगे, यानी कार्बन की संख्या, तो वो कहलाएंगे ठोस। ठीक है, तो हम भौतिक अवस्था, अब हम उसी में रंग को देखते हैं। रंग यानी हेलो एल्केन के रंग कैसे होते हैं। सामान्यतः यह कलरलेस या रंगहीन होता है। सामान्यतः ये कलरलेस या रंगहीन होता है, लेकिन यदि इसके यानी हैलोजन में भी निम्न और उच्च सदस्य, ठीक है, जैसे F जो है वो उसका निम्न सदस्य होगा और Cl भी निम्न, लेकिन Br जो है और I जो है ये इसके उच्च सदस्य। देखिए जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, इसीलिए उसका जो आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए हम उसको उच्च सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये रंगहीन होते हैं सामान्यतः, लेकिन RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो हैं, ये प्रकाश के संपर्क में आने पर, यानी लाइट में जब उन्हें खुला रखते हैं, लाइट में रखने पर ये रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक भौतिक अवस्था हो गई, रंग हो गया, और फिर उसके बाद है गंध। ठीक, गंध। भौतिक अवस्था हो गई, रंग हो गया और गंध। ये ज़्यादातर मीठी गंध वाले होते हैं, मीठी गंध, इसमें से मीठी गंध आती है। तो इस तरह से ये उसका भौतिक गुण है। अब हम अगले भौतिक गुण को देखते हैं, ये है विलेयता। इसको मिटा दे रही हूँ मैं।
देखिए इससे प्रश्न तो ज़्यादा, मतलब अपन सोचते ऐसा है कि इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते होंगे, लेकिन क्या है बच्चों, अभी जो है ये चैप्टर 4 नंबर का आता है ना, तो कई बार 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न ना पूछकर छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछ लेता है, या कई बार 1-1 नंबर के 4 प्रश्न पूछ लेता है। तो हमें हर चीज़ की तैयारी कर लेना चाहिए। हो सकता है कि जब छोटे छोटे 4 प्रश्न पूछे तो हो सकता है एक प्रश्न उसका भौतिक गुण से संबंधित भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम दूसरे, ये है विलेयता, विलेयता या हम उसको सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब विलेयता, सबसे पहले हमें विलेयता का मतलब समझना चाहिए। विलेयता मतलब किसी भी चीज़ में घुलने का गुण, ये कहलाता है विलेयता। अब देखिए विलेयता के सिद्धांत में ये देखा गया है कि जो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय के साथ घुलता है, ध्रुवीय विलायक, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों के साथ घुलता है। ठीक है, अध्रुवीय। अब हम देख रहे हैं, हमने इसके पहले RX बंध की प्रकृति पढ़े थे। RX बंध की प्रकृति, RX बंध की प्रकृति हमने पढ़ा था कि ये ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय। ठीक है, पोलर होते हैं ये। जब ये पोलर होते हैं इसका मतलब इसको पानी में घुलना चाहिए, क्योंकि पानी भी कैसा होता है, पोलर होता है ना। यानी ये ध्रुवीय गुण है और पानी का भी गुण ध्रुवीय है। पानी का गुण भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। लेकिन सामान्यतः देखा गया, यानी प्रैक्टिकली देखा गया कि जो एल्किल हैलाइड है वह पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है। अब देखिए इसी पर 1 या 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि एल्किल हैलाइड भी ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है, तो फिर एल्किल हैलाइड पानी में घुलता क्यों नहीं है। अब उसका हम आंसर देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ, एल्किल हैलाइड कार्बनिक पदार्थ है, जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो यह पदार्थ पानी में एक क्या बॉन्ड होता है, आप लोगों को पता होगा, एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना चाहिए। ठीक, जब उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा जब भी तो कार्बनिक पदार्थ के साथ वो इंटरेक्ट करके घुल जाएगा। ठीक है, तो घुलने की ये पहली शर्त होती है। जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ को पानी में घोला जाता है तो उसका हाइड्रोजन बंध जो है वो टूटना चाहिए, और जब भी वो क्या होगा, उसमें घुलेगा। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो RX यानी एल्किल हैलाइड और जब पानी के बीच में मतलब रिएक्शन नहीं होती, जब एक दूसरे में घुलते हैं तब इसमें से जो ऊर्जा निकलती है ना, वो ऊर्जा इतनी कम होती है कि वह पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। जब एल्किल हैलाइड पानी में घुलता है तो देखिए जब घुलता है तो घर्षण और इंटरेक्शन के बीच में क्या होता है, कुछ ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा इतनी कम मात्रा में निकलती है कि यह पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता। इसीलिए एल्किल हैलाइड ध्रुवीय विलायक अर्थात पानी में नहीं घुल पाता। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब जाहिर है ये पानी में नहीं घुल रहा है, पानी में नहीं घुला तो ये किस में घुलेगा, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, या हम उसी को कार्बनिक विलायक भी कहते हैं, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील है, यानी क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। कारण
वही कारण है कि कार्बनिक जो विलायक हैं, कार्बनिक विलायक मैं आपको बता दूं, जैसे एथिल एल्कोहल, हाँ, C2H5OH सामान्यतः यही सब उपयोग करते हैं। एसीटोन है ना, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कार्बनिक विलायक होते हैं। तो कार्बनिक विलायक में ये जो RX है, एल्किल हैलाइड है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन की जो एनर्जी होती है वो अधिक होने के कारण और उनके मध्य आकर्षण बढ़ जाने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है। तो ये हो गई बात आपकी सॉल्युबिलिटी की। अब इसके बाद हम तीसरा गुण देखते हैं। देखिए, इस बार लिखने को ज़्यादा नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट करते जाइए आपकी कॉपी में, क्योंकि मैंने बताया 4 नंबर के प्रश्न में हो सकता है कि 2 नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न ऐसा पूछ ले, तो फिर हम कैसा करेंगे, है ना। इसके लिए हमको भौतिक गुण भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं घनत्व, घनत्व या डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। तो घनत्व हम हमेशा पानी के सापेक्ष नापते हैं, है ना, पानी के सापेक्ष घनत्व को हम नापते हैं। तो जो एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड, मैंने बताया था कि ये निम्न सदस्य है, किसके अकॉर्डिंग, हैलोजन के अकॉर्डिंग, है ना। हैलोजन ये हल्के हैलोजन है, इसका वजन उतना ज़्यादा नहीं होता, परमाणविक द्रव्यमान ज़्यादा नहीं होता, तो ये पानी से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। यानी इसका घनत्व पानी से कम होता है। लेकिन जो Br है, Ri है, हाँ, और कई जो 2 या 2 से अधिक हैलोजन यानी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, बहु हैलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो इनका घनत्व जो है उनका भी पानी से अधिक होता है, ठीक है। तो ये तीसरा गुण हो गया। अब हम चौथे गुण की बात करते हैं। चौथा गुण है ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता, फ्लेमेबल, है ना, ज्वलनशीलता। देखिए, इसकी ज्वलनशीलता अपेक्षाकृत यह जिस एल्केन से बना है उससे कम होता है। आपको मालूम है कि ज्वलनशीलता जितनी भी गैसें होती हैं ज़्यादातर एल्केन या एल्केन के ही व्युत्पन्न होते हैं, है ना, और उनकी ज्वलनशीलता बहुत अधिक होती है। तो जो ये अपने संगत एल्केन होगा, फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, और इसी का संगत मेथिल क्लोराइड, तो मीथेन की जो ज्वलनशीलता है वह मेथिल क्लोराइड की तुलना में कम होती जाएगी, और किसी भी यौगिक में X या हैलोजन परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी ज्वलनशीलता उतनी ही कम होती जाएगी। जितनी अधिक X होगा तो ज्वलनशीलता कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको मैं बता दूं कि CCl4 की ज्वलनशीलता इतनी कम होती है कि इसको आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ज्वलनशीलता। अब इसके बाद हम लास्ट आते हैं, पांचवा गुण, ये है गलनांक। गलनांक किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह पदार्थ गल जाए, गलनांक। किसी चीज़ को हमें गलाना होता है, मान लीजिए आप सोना चांदी किसी भी चीज़ को गलाएंगे, बर्फ गलेगा, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गल जाए, पिघल जाए, तो उसको हम गलनांक एवं क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे, इसलिए इसको हम मेल्टिंग पॉइंट और इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
तो गलनांक और क्वथनांक, यह गलनांक और क्वथनांक किसी भी यौगिक के अणुभार जो आणविक द्रव्यमान जो होते हैं, आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका जितना अधिक आणविक द्रव्यमान होगा उसका गलनांक व क्वथनांक उतना ही उच्च होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3Cl और C2H5Cl, दोनों के हैलोजन एक समान है, तो किसका गलनांक या क्वथनांक उच्च होगा? तो हम बोलेंगे कि इसका गलनांक व क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन, यानी इसका आणविक द्रव्यमान कैसा होगा? अधिक होगा, इसलिए उसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब कुछ की हम तुलना कर लेते हैं। इसकी हम तुलना कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एल्केन लिया, एल्केन, उसी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया? एल्किल हैलाइड, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया? एल्कोहल। मतलब मान लो हमने CH4 लिए, एक कार्बन वाला, एक ही कार्बन वाला हम एल्किल हैलाइड CH3Cl ले लें, और एक ही कार्बन वाला हम CH3OH ले लें, तब इसके गलनांक व क्वथनांक में किस तरह से परिवर्तन आता है ये एक्सप्लेन कर सकता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्किल हैलाइड का क्वथनांक उसके संगत एल्केन की तुलना में कम होता है, तो बताइए। ठीक है, ठीक है। एल्किल हैलाइड का अब देखिए क्या होता है। एल्केन में आपका एक बल काम करता है जिसको हम लंदन बल कहते हैं, लंदन बल। यहाँ पर चूंकि ये डाइपोल है, ये अणु कैसा है? यौगिक द्विध्रुव है। यहाँ पर द्विध्रुव बल कार्य करता है, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध काम करता है। ठीक है, सब अणुओं को आपस में जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। जैसे एल्केन में लंदन बल कार्य कर रहा है, एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव यानी डाइपोल फोर्स काम कर रहा है, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध काम कर रहा है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध जो है वो अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और फिर उससे कम यानी अल्कोहल की तुलना में इससे कम ये होगा, और सबसे कम ये होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर ऐसा बनाएं कि CH4 फिर किसका होगा? CH3Cl और फिर होगा CH3OH। ठीक है, तो इस तरह से कई छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। जैसे मैं कुछ प्रश्न मेरे पास लिखे हैं, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ। CH3F पानी में, ये नोट कर लिए, इसको मिटा दें। खैर मिटाना क्या है, आप तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि CH एल्किल फ्लोराइड CH3F ये पानी में घुलनशील है, विलय हो जाता है, जबकि CH3Cl नहीं, घुलनशील नहीं है। क्यों? ये प्रश्न आ जाए तो
ये इसी प्रकार का एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि CH3F, चूँकि ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। देखिए CH3F जो है बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसका जो डायपोल है द्विध्रुव वो अधिक हो जाता है ना, और अधिक होने के कारण ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि CH3Cl जो है CH3Cl ये इसमें डायपोल का मान उतना नहीं आ पाता है, इस कारण से यह H बॉन्ड नहीं बनाता, और H बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आते हैं। जैसे एक प्रश्न और लिखा हुआ है कि ब्यूटेन का अब एक प्रश्न बता देती हूँ, जो अक्सर मतलब ये छोटे छोटे प्रश्न, इनके आने की संभावना उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना, बुक में भी है, सिलेबस में है। जैसे उसने कहा कि ब्यूटेन के तीनों रूप, अब तीनों रूप कौन कौन से हैं? ब्यूटेन एक नॉर्मल CH3, CH2, CH2 और CH2Cl। ब्यूटेन नहीं है, 1-क्लोरोब्यूटेन कर देते हैं अपन, 1-क्लोरोब्यूटेन। एक ये है N-ब्यूटेन, एक ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH2 3 और Cl। ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और एक हो जाता है CH3, CH, CH3, CH3 और Cl। ये हो जाता है नियोब्यूटिल क्लोराइड। अब बोलेगा कि इसमें किसकी जो है वो गलनांक व क्वथनांक उच्च होंगे, तो मैं आपको बताऊं, किसी भी यौगिक में शाखाएं जितनी अधिक हो जाती हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये शाखा बिल्कुल नहीं निकली हुई है, यानी सबसे अधिक इसका होगा, फिर ये कम होगा, इसमें थोड़ा कम, इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा इसका, और ये सबसे कम होगा। ठीक, तो ठीक है बच्चों, ये हमने आज हेलो एल्केन के भौतिक गुणों को पढ़े। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन का हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लगातार वीडियो देखते रहिए और उससे पढ़ते रहिए। अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है बीच में कोई चीज़ मिस हो जाए, तो आगे आने वाली चीज़ें आपको उतने अच्छे से समझ में ना आ पाए। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।